कॉलेज लेवल पे फिजिबल नहीं है तो उनके साथ उन्होंने ट्यूटोरियल अटैच किया हुआ है, और जिनके साथ ट्यूटोरियल अटैच्ड है उसमें 5 आवर्स आपके थ्योरी होते हैं और 1 आवर आपका ट्यूटोरियल होता है, और जिनका प्रैक्टिकल वाला होता है उसमें 4 आवर की थ्योरी होती है और 4 घंटे की आपकी मतलब 1 क्रेडिट का आपका 2 क्रेडिट का प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इस कोर्स में हमारे पास अपैरेटस कॉलेज में रखना मुश्किल है। अगर रेडियो एक्टिविटी स्टडी करनी है तो वी नीड टू गो टू डिपार्टमेंट। गीगर मोलर काउंटर पढ़ना है, सेंटिलेटर पढ़ना है, या उसका कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो वी हैव टू गो टू द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में अवेलेबल फैसिलिटी है अवेलेबल, बट कॉलेज लेवल पे उस फैसिलिटी को मेंटेन करना इट इज नॉट पॉसिबल। So that is why the tutorial is attached with this particular course. ठीक है? Is it okay? Yes, sir. Okay. So just we will start with this course. The 90% course is actually 90, or you can say 85% course is concerned with the nuclear physics. And the last unit which is added, that is concerned with the particle physics. तो 90% के अराउंड ही आपका 85 to 90% आपका न्यूक्लियर का ही पार्ट है। ठीक है, और न्यूक्लियर के जो आपके टॉपिक्स हैं एक बार मैं टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ। लेट मी जस्ट शेयर दैट। आई हैव शेयर्ड द सिलेबस आल्सो, बट लेट मी जस्ट शेयर इट अगेन। तो आपके पास जो है ना, ये आपके पास ये तो सिलेबस हो गया। बाकी जो भी नोट्स होंगे या कुछ भी होगा रीडिंग मटेरियल, आई विल शेयर इन दिस पर्टिकुलर टैब। और यहाँ पे आपके पास एक चैनल आ जाएगा जनरल के साथ एक ट्यूटोरियल का, तो वो ट्यूटोरियल वाले चैनल में जो भी शेयर करना होगा ट्यूटोरियल के कंसर्न में वो वहाँ पे शेयर होगा। ठीक है, अभी चैनल मैंने बनाया नहीं है, बट चैनल में बना दूंगा। सैटरडे को वी हैव ट्यूटोरियल, सैटरडे को वी हैव 1 थ्योरी एंड 1 ट्यूटोरियल। मंडे एंड ट्यूसडे वी हैव थ्योरी क्लासेस। तो क्लास मटेरियल में आप चेक करोगे, यू विल गेट द सिलेबस। यूपीसी कोड यहाँ मेंशनड है, अगर कहीं एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो तो यू कैन सी द कोड। So this is your syllabus, and let me just zoom it. So the first unit is general properties of nuclei. General property means concerned with mass, radius, charge density, matter density, how N and Z are behaving within the nucleus, not in detail, but what the picture that is we are getting as an outcome by the arrangement of these N and Z, that is neutron and proton. And angular momentum, parity, magnetic moment, electrical moments, and also we have quadrupole moment remove कर दिया क्या नहीं, और electric moment में we will learn the quadrupole moment also, and we will also discuss the binding energy average। इसमें से बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं पहले से मेरे ख्याल से। आई होप कि कुछ चीजें आपने शायद मॉडर्न फिजिक्स भी आपका एक कोर्स रहा होगा 4th सेमेस्टर में। हैव मॉडर्न फिजिक्स, उसमें ये सारे टॉपिक्स मोर और लेस कवर्ड होंगे। मे बी द
unit 2 is also covered in that particular course, that is models. तो यहाँ पे हमें जो मॉडल पढ़ना है, one is liquid drop model, then its improvement as a semi-empirical mass formula, and we have to also go through the Fermi gas model and shell model, that is shell structure kind of thing in the nucleus. So 4 different models and that we will discuss concerned with the nucleus. Then you have radioactivity, which you have already done in your modern physics. I hope radioactivity में आपने अल्फा बीटा गामा आपने किया होगा डिटेल में, और मे बी आपने ये भी किया होगा शायद, गेमाओ थ्योरी भी किया आपने, पूरा डेरिवेशन गेमाओ थ्योरी का. एनीवन? नो सर. गेमाओ थ्योरी जो ये टनलिंग वाला पार्ट होता है, वो तो मेरे ख्याल से होगा उसमें मॉडर्न फिजिक्स में. बिना उसके तो मॉडर्न फिजिक्स का कोई मतलब नहीं बनता है. अल्फा बीटा गामा ये रेडियो एक्टिविटी थी. जी सर जी. ओके, मतलब काइनेमेटिक्स स्पेक्ट्रम ये सब आपने मे बी ना किया हो, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग के थ्योरी तो किए होंगे. चलो कोई नहीं, अगर नहीं किया तो यहाँ पे करेंगे. न्यूक्लियर रिएक्शंस विच यू मे नॉट हैव डन. जस्ट होल्ड अ सेकंड. Okay, so nuclear reactions, which is concerned with nucleus reaction, which you can do with the nucleus. अब chemical reaction पता है आपको, but here we will do the nuclear reactions. केमिकल में आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन या न्यूट्रॉन एक्सचेंज होंगे. Then we have interaction. Once we have done these things, then we can do the interaction of interaction of nuclear radiation, that is alpha, beta, gamma, or any other radiation with matter. तो एक ओवरव्यू है, एक बार ओवरव्यू डिस्कस कर लेते हैं कि पढ़ना क्या क्या है, जिसमें से हो सकता है कुछ टॉपिक आपने पता हो या कुछ टॉपिक हो सकता है ना पता हो. Then we have detectors, means the instrument which actually detects the nuclear radiations. यानी अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो उसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं. व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू डिटेक्ट दैट देयर इज अ रेडिएशन एंड व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज दैट. देन वी हैव पार्टिकल एक्सीलरेटर. Particle accelerator means actually those system which actually accelerate these small particles, maybe proton, maybe atom also, ionized atom also, or neutron or electron or whatever. These are small particles, so we need a accelerator. एक्सीलेटर की वैरायटी भी बहुत सारी है. कुछ आपके ओल्डर अपने पढ़े हुए, जैसे वैन डी ग्राफ पढ़ा हुआ है आपने, वी हैव साइक्लोट्रॉन, वो भी आपने पढ़ा हुआ है. तो आपके पास जो दो नए आएंगे, दैट इज लीनियर एंड सिंक्रोट्रॉन, दैट यू हैव टू लर्न. लास्ट वन इज योर पार्टिकल फिजिक्स, व्हिच इज concerned with your the sub nuclear particles. जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, तो दैट इज समथिंग लाइक अ सब न्यूक्लियर पार्टिकल. सो न्यूक्लियस को भी आपने ब्रेक किया और उसके बाद उसको चेक किया कि उसके अंदर और क्या क्या है. न्यूक्लियस को ब्रेक किया, you got proton and neutron. If proton and neutron can also be broken into some different small form, so that you will study कि उनकी property क्या है, and ultimately what is the basic constituent of every matter. जो आपको मैटर सारे जगह दिख रहे हैं ना आसपास, जितने भी आपने देखे हैं लैपटॉप से लेकर के, आप चेयर, टेबल, रूम, फैन, all are made up of matter. And what is the basic constant of these matters, उसमें है क्या. So that we will discuss and what are their properties. उसके बाद आपके पास बुक्स हैं जो यूनिवर्सिटी ने, तो फर्स्ट बुक जो आपकी है वो मैंने अपलोड कर दी है आपके
इसी में ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक घोषाल की बुक है, आप इसको चाहो तो परचेस करो, अदरवाइज अगर नहीं भी करते हो तो कोई इशू नहीं है। एस एन घोषाल इज अ गुड बुक। देन यू हैव क्रेन, जिसको मैं मैक्सिमम उसको फॉलो करूंगा, क्रेन को। तो क्रेन भी आपके पास मैंने शेयर कर दी है, बट अगर आपके पास बुक ले लेते हो तो बहुत अच्छा है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। देन यू हैव दिस इज प्रिंस जे लिली, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ वन इज जीएफ नॉल। नॉल की भी बुक मैंने आपको शेयर कर दी है, दैट इज रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट, वो भी मैंने अपलोड कर दिया है। फिर आ जाता है ग्रिफिथ्स का है बुक, अगर ये नहीं भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज पार्टिकल फिजिक्स आपका क्रेन में कवर हो जाएगा। अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक, दैट इज अ वेरी थिन बुक, तो यू कैन टेक दैट आल्सो। तो मैं मैक्सिमम बुक आपको मैंने शेयर कर दिया है, तो जो आपको मतलब जिससे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो सकता है, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ये भी है, कुछ कॉलेजेस में ना इस पर्टिकुलर बुक को फॉलो करते हैं। आई एम जस्ट पॉइंटिंग आउट, दिस इज थर्ड वन इन द रेफरेंस ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल के जो रेफरेंस दे रखे हैं ना, उसमें जो थर्ड वन है, दैट इज मुर्गेशन। बट दैट इज फॉर मॉडर्न फिजिक्स, पता नहीं क्यों टीचर फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स इसको बिल्कुल एज अ न्यूक्लियर फिजिक्स का कोर्स इसी से करवाते हैं। बट दैट इज एक्चुअली कंसर्न विद द प्रॉब्लम बेस्ड nuclear physics, not the introductory or some, not like a very basic of nuclear physics. That is something like a problem, a problem से tackle करते हुए उसको पढ़ते हो। तो मुर्गेशन की बुक है, तो चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। बट नहीं भी लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, so let us back to this one. I just ask you one question, कि how many elements you know in nature you found that these number of elements we have, how many we have, can we count on our finger, or it is not countable, there are many? 100 प्लस तो है। 110, 110 है। 118 तो मैंने कहा कि 100 प्लस तो है। अच्छा, 100+2 एटलीस्ट है, तो इतने तो एलिमेंट है। बट जब हम 100 नंबर बोल रहे हैं ना, तो देन वी आर मोर मीन्स, हमारे बैकग्राउंड में ब्रेन में क्या चल रहा है, वी आर कंसर्न विद केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम। हमें पीरियोडिक टेबल देखा ना, तो पीरियोडिक टेबल, आपको पीरियोडिक टेबल दे, आपने जब पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, तो पीरियोडिक टेबल दो तरीके से बना। पहले किसी और ने बनाया था, बाद में उसमें करेक्शंस किए गए। तो जो पहले वाला पीरियोडिक टेबल था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, वो फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट था जो एक्चुअली न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। बाद में इस पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई किया, आई थिंक द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल बाय मोस्ले, आई थिंक, इफ आई रिमेम्बर, मोस्ले के नाम से है कुछ, यस सर, है ना। एंड ही वाज, दैट पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड ऑन मास नंबर, इफ यू रिमेम्बर, कि वो जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें मास नंबर वाज इंपॉर्टेंट, दैट वाज द यूनिक property that we have to take, and according to that he has placed the elements or whatever the atom known at that time. And when people have used that periodic table for chemical reactions, they did not got a good result, कि ये बड़ा अच्छा presentable way नहीं है। We have to focus on the Z, we need not to focus on A, we have to focus on Z, because केमिकल रिएक्शन में जो आपके Z हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, मींस इलेक्ट्रॉन के नंबर या प्रोटॉन के नंबर। प्रोटॉन के नंबर तो इन्वॉल्व नहीं होते, बट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, बट वो दैट इज इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर। सो अकॉर्डिंग टू Z द पीरियोडिक टेबल हैज बीन मॉडिफाइड। इस मॉडिफिकेशन में क्या हुआ कि हमने कुछ एटम्स को प्लेस करना भूल गए। वी ओनली हैव 100 और 107 व्हिच इज मैक्सिमम, बाकी 107 106, हाँ बोलो। 118 तो है प्रेजेंटली, और भी मतलब आएंगे। है, मैं अभी जो दूसरी लाइन बोल रहा हूँ उसी में आ जाएगा। मतलब 103 या 104 के बाद आपके जितने भी आगे आर्टिफिशियल आप बनाते हो या एग्जिस्ट भी करते हैं, सो दे डीके वेरी फास्ट।
वो बहुत जल्दी डीके कर जाते हैं। अगर आपने लैब में बनाया भी है, उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, दैट विल डीके। वो कोई अल्फा या बीटा या गामा डीके करेगा और उस रेडियो एक्टिविटी से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इट विल कम बैक टू द इनिशियल वॉट एवर द नंबर यू हैव, यानी वो 80 60 70 के अराउंड आने की कोशिश करेगा, उसका जो भी आपका जेड या एन नंबर है। इट मीन्स उस पीरियोडिक टेबल में कुछ गड़बड़ है। यानी हमें ध्यान हमेशा दिमाग में आता है कि 107 या 108 या 110, जो बच्चे ने बताया कि 118 है, तो 118 इज नॉट द actual number of atoms. If you follow the Mosley, you have to include the isotopes also. Every atom has isotopes. Isotope में क्या है? Chemical property तो same है, but their physical property is different. Their masses are different. अगर masses different है, तो that may have a different physical property. It means अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें 107 या 118 या 100 याद करने हैं, नहीं। You have to remember 300 or 400 atoms. Means you have to include the isotopes also. यानी नेचर में सिर्फ 100 नहीं है, 400। हर एक का करीब करीब 2 या 3 आइसोटोप तो होता ही है, एटलीस्ट मिनिमम बता रहा हूँ। किसी किसी के तो 10 भी हैं, 20 भी हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। इट मीन्स when you study the nuclear physics, means you are not concerned with the chemical reaction, you are not concerned with the electron से मुझे मतलब नहीं है। I'm not talking about the atoms, I'm talking about the nucleus. In isotopes, Z is same but A is different, it means nucleus is different. यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक वे में अगर समझना है, मुझे एटॉमिक वे में समझना है, तो देयर इज ओनली 100 एटम्स रफली। बट इफ आई वांट टू स्टडी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर, देन आई नीड टू कंसीडर आइसोटोप्स आल्सो। डू यू एग्री विद मी? यस एक सर। कार्बन है, कार्बन 13 और कार्बन 14, atomic wise they are same thing, they have 6 electrons. But if you go into the nucleus, you will find one extra neutron. That extra neutron can have a different property, it can give different property to that particular nucleus. So it means these two nuclei are different. ऊपर से तो कार्बन ही है, but अंदर से जो nucleus हैं, they are different, they are not same. So there are around 400 atoms in the nature. Some decay very fast, some decay very slow, some are stable. So I will just share some of them, and we will see the unusual thing in that particular collection of atoms. उसमें एक अनयूजुअलिटी है, इट इज नॉट यूजुअल। यूजुअल क्या है? एक नॉर्मल इंट्यूटिव आइडिया है कि जितने Z हैं उतने ही N होने चाहिए हमारे पास। एक नॉर्मल है जिसको अगर बहुत ज्यादा नहीं पता है, एक लेमैन के लिए, इन अ न्यूक्लियस इफ यू पुट 10 number of proton, then you just put 10 number of neutron, your nucleus is complete. This is what the idea was कि स्टार्टिंग में पीपल हैव थॉट कि जितने भी, हमें क्या पता कि न्यूट्रॉन कैसे बिहेव कर रहा है, प्रोटॉन कैसे बिहेव कर रहा है, बट जितने ये हैं उतने वो भी होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन है, जो स्टार्टिंग के एटम अगर देखोगे आप, up to say Z equal to 10 or Z equal to 20, you will find those nuclei are stable which have equal number of N. यानी जितने Z हैं उतने N है, तो वो न्यूक्लियस एक्चुअली स्टेबल है। कार्बन ले लो 6 हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन से एक और ऊपर ले लो, ऑक्सीजन ले लो 8 कैल्शियम ले लो 20 they all are stable. But when you go beyond 20, things changes. So we will try to do a plot, and we will look in that plot, and we will some interpretation we will try to do. So let me just share an Excel file. In that Excel file, I have just collected some of the atoms. मैंने सारे नहीं किए हैं, कुछ atoms मैंने collect किए हैं जिसमें isotopes भी हैं. So we will try to plot that particular. First we will try to see that table. ठीक है, तो एक बार मैं share करता हूँ.
Okay. So this is the collection of few atoms. ज्यादा नहीं लिए मैंने, मतलब मैंने क्या किया है, सिर्फ आपको क्रेन में ना पीछे एक टेबल मिल जाएगा, उस टेबल में सारे जितने एग्जिस्टिंग एटम्स, न्यूक्लियाई है, नॉट एटम, इट इज बेटर टू से न्यूक्लियाई, उनके एक प्रॉपर्टी आपको एक टैबलेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। तो उनके मास क्या है, उनका डीके प्रोसेस क्या है, उनका सब कुछ आपको बेसिक डिटेल, उनका स्पेन क्या है, बेसिक डिटेल आपको मिल जाएगा। तो वहीं से मैंने क्या किया, लेट अस कीप z equal to 1. For z equal to 1, there is a stable isotope, and that stable isotopes have n equal to, ये जो नंबर है लिखे ना, ये जो तीन आपको कलरफुल दिख रहे हैं, ये तो z की वैल्यू है, ये न्यूट्रॉन के नंबर की वैल्यू है। तो उसमें 1 भी है, 2 भी है, एक आपका 0 भी होता है जिसको मैंने नहीं लिखा है बिकॉज हाइड्रोजन से मतलब नहीं है। तो दिस इज 1 एंड दिस इज एक्चुअली डी, सो दिस इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, and then I have took the next number of z, that is 10. मैंने 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 नहीं लिया है, बट वो भी ले सकते हो। 10 लिया है। 10 के लिए देखो z सेम है, अब इस साइड में आपको एटम्स दिखेंगे या न्यूक्लियाई दिखेंगे। तो पहले 10 के लिए द फर्स्ट न्यूक्लियाई विच इज फॉर्म्ड विद द 7 न्यूट्रॉन, एंड दैट इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप, एंड दैट इज डिकेइंग विद बीटा। तो बीटा डीके करके, यानी 7 भी न्यूट्रॉन पॉसिबल है, 8 न्यूट्रॉन पॉसिबल है, 9 न्यूट्रॉन पॉसिबल है। उसके बाद जब 10 के अंदर 10 न्यूट्रॉन आ जाता है, देन दैट इज स्टेबल, दिस लाइन इज स्टेबल। तो 10 भी स्टेबल है, 11 भी स्टेबल है, 12 भी स्टेबल है। ये टोटल नंबर यहाँ दिख रहे हैं आपको, जो आपके एटॉमिक नंबर हो गए। उसके बाद फिर 10 के साथ और भी 3 है, 4 हैं, अगेन दे आर अनस्टेबल। तो सेम z के लिए you have two different type of nuclei. 3 nuclei which are stable, and 4 plus 3 7 nuclei which is unstable. They are formed, they decay with a different time, उनकी half life different होगी, but they form in the nature and they exist for certain duration of time. इट मीन्स ये नहीं कहेंगे कि वो बनते नहीं है, वो बनते हैं, नेचर में एग्जिस्ट भी करते हैं, ऑटोमेटिक भी बनते हैं, मतलब ऑटोमेटिक मीन्स दे फॉर्म नेचुरली इन द नेचर। हो सकता है कॉस्मिक रे से फॉर्म हो रहे हैं, हो सकता है किसी प्री एक्टिविटी से फॉर्म हुआ, किसी दूसरे रेडियो एक्टिविटी से वो फॉर्म हुआ, डॉटर न्यूक्लियाई। सो इट इज अ फॉर्मेशन इज देयर, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं, दे आर नॉट आर्टिफिशियल, ये दे आर फॉर्म्ड इन द नेचर। सो दीज आर एक्चुअली अनस्टेबल, बट दे हैव सिमिलर जेड, उनके पास जेड सेम है। उसके बाद मैंने क्या किया, 20 का लिया। 20 में देखोगे तो आपको थोड़े से 10 से ज्यादा मिलेंगे। लुक एट दिस। तो जिनके Z20 हैं, यानी ये एटम क्या है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम के आइसोटोप पॉसिबल है। कैल्शियम में पहला 18 है विच इज स्टेबल, 20 इज स्टेबल, 19 इज नॉट स्टेबल। और एक और ध्यान देखना, जितने भी अनस्टेबल है ना, दे आर मोस्टली दे आर ऑड नंबर्स, सारे नहीं है बट मोस्टली 90% और मोर देन 90% दे आर ऑड नंबर्स। तो जब भी n की वैल्यू के ऑड नंबर है तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल है, वो अनस्टेबल है। यहाँ मैंने एक्चुअली लिए ही z की वैल्यू मैंने सारी इवन ली है, तो यहाँ मुझे नहीं दिख रहा है, बट z में भी जब ऑड नंबर आएगा ना, तो ऑड नंबर z या ऑड नंबर ऑफ n, दे आर मोर अनस्टेबल। विल सी व्हाई दे आर मोर अनस्टेबल, वो बाद में देखेंगे। बट यू कैन सी कि यानी सारे जो 20 के साथ, यानी कैल्शियम वाले जितने भी एटम एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, वो सारे स्टेबल नहीं है, कुछ स्टेबल है, कुछ अनस्टेबल। एंड इफ यू प्लॉट देम, ये तो मैंने सिर्फ 1/10 ही प्लॉट किया, मैंने मींस 1 10 20 30 40 50 ये वाले z वैल्यू प्लॉट किए, बीच की वैल्यू तो मैंने मिस की है। तो इफ यू सी द टेबल, दैट टेबल इज, आई काउंटेड अराउंड 130 एटम्स, 30 न्यूक्लियाई। यहीं पे मेरे 30 हो गए, जिसमें मैंने 10 20 30 यानी 10 20 30 40 लिया है, बाकी मैंने छोड़ दिए हैं। स्टिल आई गॉट अराउंड 130, तो देयर आर 400 nuclei in nature. Okay, so if I plot that, and one more data you will see, ये तो तीनों आपके जो possible isotopes हैं, stable, radioactive with alpha decay, radioactive with beta decay, and spontaneous fission, यानी जैसे आपने बनाया it will break into two parts.
So this is spontaneous fission, and this particular line I have, this particular data is presenting where n is equal to z. तो एक डेटा ऐसा भी मैंने चूज किया है जिसमें मैंने अज्यूम किया कि जितने n उतने ही z, यानी n and z should be same, and let us plot that, and we will plot with respect to z. तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम प्लॉट किसको कर रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू z. वी आर प्लॉटिंग, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में ये मेंशन्ड है, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही वैल्यू लिखी हुई है, and that we are plotting against the number of z. So let us see the plot. Plot is missing. Why missing? रुको एक मिनट, सारा डेटा सिलेक्शन नहीं हो रहा क्या, सारा ही हो रहा है. So this is the plot. तो इसको थोड़ा एनलार्ज करते हैं, इसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि इस प्लॉट में हमें दिख क्या रहा है. Is it visible? This plot is visible to you? Yes, sir. Okay. So you just see this line, which is star blue line, this one. ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, this one. This is a straight line where n is equal to z. ये ना, ये कौन सा कर्व है, n equal to z का कर्व है. Up to 20, it is matching with the other plotted data. और 20 के बाद जब हम ऊपर गए तो ये डिविएशन स्टार्ट हो गया, यानी ये एक कर्व एक जनरल ट्रेंड है. यहाँ पे भी लाइन अगर मैं ड्रॉ करता तो लाइन ये अटैच करता, बट पॉइंट टू पॉइंट अटैच कर देता, दैट वुड नॉट लुक बेटर. तो ये नॉर्मली एग्जाम में आता है 3 नंबर का क्वेश्चन. इट इज अ पेट क्वेश्चन एवरी टाइम दिस क्वेश्चन अपीयर इन द एग्जाम, दैट डिस्कस द एनजेड कर्व. इसको कहते हैं एनजेड कर्व. तो एनजेड कर्व में आपको क्या करना है, 2 कर्व बनाने हैं. एक कर्व तो ये शो करेगा विच इज स्ट्रेट लाइन, विच इज एक्चुअली n इक्वल टू z, एंड दिस कर्व इज, ये जो आपको सारा डेटा पॉइंट दिख रहा है ना, एक्चुअली डिफरेंट आइसोटोप्स का डेटा पॉइंट है. द ग्रीन वन actually not green one, let us see this table, this one, blue one. In these particular means for a particular z there is a different value of n. For a particular z there are several values of n. For a particular z there is a several value of n. तो स्टेबल न्यूक्लियाई जो स्टेबल आइसोटोप जो आपको दिख रहे हैं ब्लू डॉट में दिख रहे हैं सिर्फ, दे आर वेरी लेस, दे आर वेरी लेस. और अगर उसको एक लाइन से अटैच करते हो तो आपको एक सिंपल ट्रेंड मिल जाएगा, जो कर्व आपका इस पर्टिकुलर कर्व से डिविएट हो रहा है, इट इज लिफ्टिंग अपवर्ड. जब आप 20 से ऊपर चले जाते हो तो इट इज लिफ्टिंग अपवर्ड. ओके, द ग्रीन वन इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप थ्रू बीटा डीके. जो भी रेडियो एक्टिव है ना वो बीटा डीके फॉलो कर रहा है, यानी नीचे वाले जितने भी हैं आपको ग्रीन दिख रहे हैं ना, ये सारे बीटा डीके फॉलो कर रहे हैं. चाहे वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करें, चाहे पॉजिट्रॉन डीके करें, या चाहे बीटा डीके करें, तीनों को हम बीटा डीके ही कहते हैं. तो तीनों में डिफरेंस है थोड़ा बहुत, बट तीनों के तीनों दे ऑल आर क्लब्ड एज अ बीटा डीके. देन यू हैव फ्यू atoms or few nuclei, they follow alpha. तो वो क्या कर रहे हैं, वो भी रेडियो एक्टिव है, दे आर नॉट स्टेबल, दे विल डीके, बट दे विल फॉलो अल्फा. यानी अल्फा डीके यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा, दैट इज क्लियर. When you have a lighter nuclei, you don't find alpha decay. When you have a heavy nuclei, you always find alpha decay. So heavy nuclei में alpha decay is possible. Lighter nuclei में you don't have any alpha decay. Clear? And spontaneous fusion एक ही किसी atom में आया था, that was 107, that was having a spontaneous fission which is here.
तो वो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी, उसको नहीं भी अगर नोट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 100 तक भी प्लॉट कर सकते हो. सो देयर इज अ डिविएशन एंड द डिविएशन इज फ्रॉम n इक्वल टू z कर्व, यानी जहाँ पे n z इक्वल है ना, उस कर्व से, इस स्ट्रेट लाइन से देयर इज अ डिविएशन दैट बिकम कर्वेचर, मींस इट इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इट इज कर्विंग इन अपवर्ड. So why this could be? So the first normal intuitive answer would be that if you have more number of Z, the nuclei will have more repulsive force because they are positive charge. जो आपके protons हैं, they all are having positive charge, and because they are placing those positive charge in a very small dimension. You imagine the dimension, that a dimension is hardly a Fermi, 2 Fermi, 3 Fermi. इसके आसपास का साइज होता है आपका न्यूक्लियस का, ज्यादा से ज्यादा बड़े न्यूक्लियर में होता है 6 Fermi तक चले जाता है, या 7 Fermi, उससे ज्यादा नहीं. So within that Fermi, if you place two positive charge, so the repulsive force between those two charges is very high. So the normal answer for this deviation from the natural n equal to z curve, why the nuclei deviate from this particular curve, that is due to more number of proton, there will be more repulsion. So to reduce that repulsive force within among themselves, they reduce the number of z with respect to n. यानी आप जब 20 से ऊपर जाना शुरू करते हो, तो अब जो Z की फिलिंग है ना, वो कम होगी और न्यूट्रॉन की फिलिंग ज्यादा होगी न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल. तो इफ दे आर न्यूट्रल, यू कैन पुट मोर न्यूट्रॉन्स, so they are not going to repel, they are not going to contribute any different kind of repulsive force. So that is easier. So neutron ki filling is more easier than your proton filling as you move in the upward way. This is one answer. And normally this is only the answer which you can explain at present scenario by looking at this curve. दूसरा आंसर ये होता है कि नॉर्मली जो हेवी न्यूक्लियाई हैं, दे आर अनस्टेबल. आप अगर एक चीज और ध्यान से देखना, when you are at lower side, your isotope number is small. जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. In for these Zs, you get lesser number of isotopes. जैसे कार्बन के लिए आपके पास शायद 6 या 7 है, हाइड्रोजन के लिए आपके पास 3 है, तो you have lesser number of isotopes. But when you are in the mid range, that is around 50, 60, 70, 80, 80 पे भी डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, but 50, 60, 70 के अराउंड you find good number of isotopes. यानी उन न्यूक्लियस के पास they have better number of neutron possibility. आपको एक ग्राफ देख के ही लग रहा होगा कि यहाँ पे आपके डॉट्स कम है, इसमें भी डॉट्स कम है, बट ये दोनों केसेस में बहुत सारे डॉट्स हैं. तो देयर आर अराउंड मेरे ख्याल से 12 या 13 डॉट्स हैं रफली, जिसमें से एक स्टेबल है या 2-3 स्टेबल है, बाकी सारे अनस्टेबल, बट दे एग्जिस्ट. तो मिड रेंज में यू फाइंड गुड नंबर ऑफ आइसोटोप्स, एंड एज यू गो हायर अगेन द आइसोटोप डिक्रीजेस. जब आप 100 से ऊपर या 90 से भी ऊपर जाते हो ना, तो आइसोटोप डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं. यानी अब जो आइसोटोप आपको मिलेंगे, देयर हार्डली 1 और 2, हो सकता है आगे जाके किसी के आइसोटोप एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. एक सेकंड होल्ड करना. So as you move upward, when you have good number of neutron and proton in nucleus, then the isotope decreases. और जब इससे और ऊपर जाने की कोशिश करते हो, why we have only 100 or 107 nuclei, or even the student said 118. Those nuclei are possible, but they will not stay for a longer time. यानी ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे न्यूक्लियाई बना सकते हैं. आर्टिफिशियली पॉसिबल है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट इट इज नॉट फीजिबल. आगे जाके वो जैसे ही आपने बनाया और मेजरमेंट भी नहीं कर पाए, इट ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स. नॉर्मल मेजरमेंट करने के लिए यू नीड हाउ मच टाइम. इफ यू मेक अ न्यूक्लियाई, you know how much time is required to measure a property of a nucleus. Imagine what could be the time, कि इतना टाइम मुझे चाहिए इस न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए. कैन यू गेस व्हाट इज दैट टाइम इज?
So maybe 1 or 2 days. 1 और 2 डेज इट इज वेरी लार्ज। कुछ न्यूक्लियर तो मिलीसेकंड के होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी में कैसे पता? उनकी सारी प्रॉपर्टी में पता है। वो मिलीसेकंड के लिए एग्जिस्ट करते हैं, माइक्रोसेकंड के लिए न्यूक्लियर एग्जिस्ट करते हैं। स्टिल वी नो द प्रॉपर्टीज। और जो स्पॉन्टेनियस डीके हो रहा है, यानी वो तो बना और डीके हो गया, तो उसकी भी प्रॉपर्टी मुझे पता है। मतलब प्रॉपर्टी मैंने मेजर की है, यानी एक्सपेरिमेंटली द प्रॉपर्टी हैज बीन मेजर्ड इन द लैब। यू नो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मेजर अ प्रॉपर्टी? द लीस्ट टाइम। उतने टाइम के लिए अगर न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर जाता है तो यू कैन मेजर द प्रॉपर्टी। उससे कम टाइम है तो देन यू कैन नॉट मेजर। दैट इज रफली 10 to the power of -22 seconds। सर इतना कम कैसे कर सकते हैं हम, मतलब मेजर इतने कम टाइम? यस, वेरी गुड। दिस आंसर शुड बी आस्क्ड कि भाई इतना कम में हम कैसे कर लिया हमने। एक्चुअली ये टाइम वैसे डिसाइड नहीं हो रहा है कि हमें इतना टाइम के लिए बैठना है। एक्चुअली ये इंटरेक्शन टाइम है। अगर कोई न्यूक्लियस किसी सेंस में इंटरेक्शन को गवर्न कर पाता है या इंटरेक्शन को फॉलो कर पाता है, तो जब इंटरेक्शन होगा तो उसका रिजल्ट मैं चेक कर लूंगा। क्लियर? आर यू एग्री? जैसे यस आपके सर। पास से कोई बच्चा, आप खड़े हो, आप बैठे हो, और आपको मैंने बोला कि भाई ये बच्चा आएगा आपके पास और ये उसका रो है, इस रो से वो भाग के चला जाएगा। और जितना भी टाइम हो, जो भी उसकी स्पीड होगी, उस टाइम में जैसा भी होगा, आप एक बार जरा उससे नाम पूछ लेना। तो अगर उसकी स्पीड स्लो है तो आराम से आप नाम भी पूछ लोगे, कुछ और भी पूछ लोगे। और जैसे से उस बच्चे की स्पीड बढ़ती जाएगी, तो जो इंटरेक्शन टाइम है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका क्वेश्चन पूछने से पहले ही वो बच्चा आगे निकल गया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग। यस क्लियर? यस सो द इंटरेक्शन टाइम, द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, एक्चुअली न्यूक्लियस में क्या होता है, वीक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन प्ले करते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का जो इंटरेक्शन टाइम है ना, मींस हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, दैट इज 10 to the power of -22। दिस इज वेरी स्मॉल टाइम। It means if any reaction happened within by a strong interaction with any nucleus, I can guess its properties। अगर कोई मैंने पार्टिकल भेजा और उस न्यूक्लियस ने उसको इंटरेक्ट किया, तो आई कैन गेस कि उसकी क्या प्रॉपर्टी थी। और वो इंटरेक्शन का टाइम हार्डली 10 to the power of -22 है। तो अगर इतने टाइम के लिए कोई न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर जाता है, आई कैन मेजर द प्रॉपर्टी। इसलिए पिको सेकेंड, फेम्टो सेकेंड के भी न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं और वी एबल टू मेजर द प्रॉपर्टी। वीक इंटरेक्शन थोड़ा स्लो होता है, उसको टाइम लगता है अराउंड 10 to the power of -12 seconds। -22 इज वेरी फास्ट, 10 to the -12 और -8 सेकेंड तक भी चला जाता है स्लो रिएक्शन, स्लो इंटरेक्शन, जिसको आप वीक इंटरेक्शन समझते हो। तो वीक इंटरेक्शन इज एक्चुअली वीक। इट टेक लॉन्गर ड्यूरेशन। लॉन्गर ड्यूरेशन मतलब ये नहीं कि सेकंड्स में ले रहा है, इट इज स्टिल टेकिंग 10 to the power of -13 -12 seconds। तो वो उस टाइम से डिले है, स्ट्रॉन्ग से डिलेड है। यानी जब भी कोई इंटरेक्शन होगा, मुझे भी न्यूक्लियस की सारी प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए मुझे कोई इंटरेक्शन करना होगा। विदाउट इंटरेक्शन आई कैन नॉट। न्यूक्लियस का साइज क्या है? साइज इज वेरी सो स्मॉल। इफ आई आस्क यू कि साइज का एक विजुअलाइजेशन करो कि न्यूक्लियस का साइज क्या है, तो व्हाट कुड बी द आंसर? आप किससे कंपेयर करोगे साइज ये है? कैसे बताओगे किसी को? किसी कोई पूछता है कि भी साइज क्या है, रफली की बताओ साइज कितना है, तो कैसे किसी को बताओगे कि ये साइज है, जिससे वो समझ जाए कि यस, ओ दिस इज हाउ स्मॉल इट इज। कितना साइज होता है फेम्टो? -15। यस सर। ठीक है, इतने मीटर्स है। तो एक 1 मिली आप स्केल ले लो, स्केल में 1 मिलीमीटर तो आपको दिख जाता है आंखों से, यू कैन इजीली विजुअलाइज 1 मिलीमीटर। 1 millimeter is 10 to the -3, and if you divide the 10 to the power of -3 part of a 1 millimeter part, how much? 15 or 3, yani 12, yani 10 to the power of 12 times if you divide that, that will be the size of the nucleus। तो किसी को बोलोगे कि स्केल का ये रहा पार्ट, ये 1 मिलीमीटर मैंने आपको दे दिया, इसको आप 10 to the power of 12 टाइम्स डिवाइड करो, that is the size of nucleus। So it is not so easy to see that, it is not possible। एटम तक तो हमने एटम को तो देख लिया है, बट न्यूक्लियस को हम नहीं देख सकते। इट इज नॉट सो इजी। सर एक क्वेश्चन है,
हाँ कि बोलो। हमने ये लिमिट कैसे डिसाइड कर ली कि अगर 10⁻⁻22 तक का एक उसका इंटरेक्शन टाइम रहेगा, तभी हम प्रॉपर्टी उसकी मेजर कर सकते हैं। तो ये तो मतलब यस हमारी टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ना, तो ये तो आगे भी इवॉल्व हो यस सकती है, तो वो और कम हो सकता है, मतलब और वेरी गुड इफ यू सेंसिटिवनेस पे जा सकते हैं। आर वेरी गुड at present what is the energy scale that we have reached for example शायद 12 या 11 में हुआ था ना ये प्रोटॉन प्रोटॉन कोलाइडर दैट एक्सपेरिमेंट लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर आपने सुना होगा हाँ यस LHC सर, यस LHC सर। या क्या लार्ज LHC लार्ज LHC, हाइड्रोन हाँ LHC, हाँ लार्ज हेड्रोन कोलाइडर। तो ये 12 में एक्सपेरिमेंट हुआ था 2012 में जिसके रिजल्ट को अभी भी इंटरप्रेट कर रहे हैं इट इज अराउंड यस सर। 10 years still the result is being understood and I think around thousands of PhD has already been done and several PhD will be done within a coming years तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे 10 साल तक उस पे काम चला अब क्या है कि if the energy which we have reached till now it is actually that energy where we can divide the nucleus sorry not only nucleus we can divide the proton also that is possibility is there ठीक है आपने प्रोटॉन प्रोटॉन कोलाइड किया एक प्रोटॉन में 3 क्वार्क है दूसरे में भी आपके 3 क्वार्क है these quark do the interaction in a very fast manner and that energy which I have reached to that is around 10 to the power of 16 or 18 electron volt this was the energy of that particular point जिस point पे जब दोनों hit किया ना दोनों ने प्रोटॉन प्रोटॉन ने तो उनकी जो भी काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट एनर्जी थी when you add them at that particular instant that was around 10 to the power of 16 या 18 है मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है बट 16 या 18 के अराउंड है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दैट इज नॉट अ बिग नंबर फॉर वी हम जितना खाना खाते हैं ना हम किलो जूल्स खाना खा लेते हैं और किलो जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू कोई बड़ी वैल्यू नहीं है ना किलो जूल्स जूल्स में कितना होता है 10 to the power of 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट -19 तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हुआ ना जूल्स उसको फिर एक जूल मल्टीप्लाई में करके हाँ तो एक जूल में आपके पास 10 to the power of 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ना एक जूल में आपके पास 10 to the power 19 है और खाना खाते हो आप किलो जूल्स में सारी चीजों को मेजर करते हो तो आपके पास आपने तो कितना 10 to the power of 20-30 तो आप डेली का इतना कंज्यूम करते हो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यस सर। बट हमारा बॉडी का साइज और यही एनर्जी मैं एक प्रोटॉन को दे दूं जिस प्रोटॉन का साइज देखो कितना छोटा है तो दैट इज अ वेरी हाई एनर्जी फॉर दैट प्रोटॉन सो प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में अभी जो एनर्जी हमने रीच किया है दैट इज अराउंड 10 to the power of 16 और 18 इफ आई गेस कि मेरे ख्याल से 18 पे हम पहुंच गए तो 18 एनर्जी पे व्हाट वी कैन डू वी कैन ब्रेक द प्रोटॉन्स इनटू एक सेकंड बेटा you can break the proton but you cannot stabilize the position and momentum of quark so people have thought कि शायद अभी जो theoretical analysis है they require 10 to the power of 24 electron volt energy to make quark as a stable particle and if quark become a stable particle then we can measure the more detail of quark अभी हमें सिर्फ सुपरफिशियल कुछ कुछ पता है क्वार्क के बारे में जो उसके इंटरेक्शन से जनरेट हो रहा है अगर हमारी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी और इम्प्रूव हो जाती है तो वी कैन इवन ट्राई टू ब्रेक द क्वार्क इफ पॉसिबल या क्वार्क की कोई और प्रॉपर्टी भी हमें उसके क्वार्क मींस क्वार्क कैन नॉट बी अभी जो स्टेटमेंट आपको बुक में मिलेगा ना जितनी भी बुक आप देख लोगे न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स की उसमें मिलेगा क्वार्क इज नॉट अ स्टेबल पार्टिकल इट कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ स्टेबल पार्टिकल इट विल ऑलवेज हैव अ इंटरैक्टिव मोड तो क्वार्क क्या करेगा कभी भी क्वार्क एक आपको नेसेंट क्वार्क यू वोंट फाइंड to find a nascent quark you need an energy of 10 to the power of 24 electron volt that is very high which is not feasible at right now हम जो एनर्जी जो हम पहुंचे ना वो अभी कम है अगर हम उस एनर्जी तक पहुंच जाते हैं then we can means we can pick one particular quark and we can discuss or we can understand what is happening within that quark why its charge is fractional from where the charge is coming that we are not able to understand still we cannot we can only say
भाई टोटल प्रोटॉन में 1 होता है तो तीनों क्वार्क में डिवाइड कर दो, इतना इतना हाँ चार्ज हो 3 गया, 3 1/3 है ना, फ्रैक्शनल चार्ज आ जाता है। अभी यस तक हम कहते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड, बट व्हेन यू डिवाइड द व्हेन यू ब्रेक द प्रोटॉन यू गेट अ फ्रैक्शनल चार्ज। अभी तक आप 1 यूनिट क्या पढ़ते हो, 1.6 into 10⁻⁹ पढ़ते हो, 3 कूल यस उसको भी आप ब्रेक कर सकते हो व्हेन यू डिस्कस विद, लेकिन वो यूनिट क्यों नहीं यूज हो रही, बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल राइट नाउ, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर और अ ट्रिपलेट फॉर्म। यस वो हम पढ़ेंगे लास्ट, हाँ वो हम पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में पार्टिकल फिजिक्स में कि व्हाई दे एग्जिस्ट इन अ डबलेट और अ ट्रिपलेट फॉर्म। कभी भी वो सिंगलेट फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज नॉट पॉसिबल एट प्रेजेंट। अगर एनर्जी मेरी बढ़ जाती है लैब की तो हो सकता है इसको हम थोड़ा सा स्टेबल कर पाते हैं, और वी रिक्वायर दैट मच ऑफ एनर्जी व्हिच इज नॉट फीजिबल राइट नाउ। यस सर, यही होता है ना कि मतलब ये जो हम ब्रेक करते हैं प्रोटॉन को इनटू क्वार्क्स, तो अब इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है और वो वही एनर्जी क्वार्क दोबारा लेके किसी और उसमें चला यस, जाता है, इट इज एक्चुअली स्टेट बनाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीअरेंजमेंट, इट इज नथिंग बट द रीअरेंजमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स। जो आपकी एनर्जी आपने दी, उस एनर्जी का आपने क्या किया कि दोनों के प्रोटॉन 6 प्रोटॉन में, 3 इसके 6 प्रोटॉन 6 क्वार्क आपके रिलीज हो गए, बट वो 6 क्वार्क कैसे इंटरेक्ट करेंगे, दे कैन फॉर्म सब, बिकॉज आपको पता है कि क्वार्क एंटी क्वार्क मिलने पे ये बनता है, क्वार्क क्वार्क के ट्रिपलेट पे ये बनता है, तो देयर इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, and that combination possibility takes place within a time frame of 10 to the power of -22, क्योंकि क्वार्क क्या करता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू इंटरेक्ट करता है। यस सर अगर क्वार्क इंटरेक्ट भी करेगा, ब्रेक भी करेगा, कुछ भी करेगा, दैट रिजल्ट इट विल शो सर्टेन इफेक्ट, उस इफेक्ट को हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो इफेक्ट आया है हमारे पास, वो इंटरेक्शन टाइम जो था -22, उसी के अगेंस्ट आया है। क्लियर? सो यस दैट इज द स्मॉल टाइम, दैट इज व्हाई वी से कि भाई इतने टाइम के लिए अगर आप कर जाते हो मेजरमेंट, इस टाइम को मेजर कर पाते हो, तो दैट इज व्हाट यू कैन मेजर। इससे अगर कम में कोई री इंटरेक्शन, तो उस इंटरेक्शन को हम देख ही नहीं सकते, एटलीस्ट वी डोंट हैव द फैसिलिटी। ओके, तो यहाँ पे अभी हम हॉल्ट करते हैं, हम पार्टिकल फिजिक्स पे नहीं जंप करेंगे, वी आर बैक टू द न्यूक्लियर फिजिक्स। पहले हम न्यूक्लियर को स्टडी करेंगे, पार्टिकल पे हम बाद में जाएंगे। तो दिस कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आता ही आता है क्वेश्चन, तो इसको बस गांठ बांध लो कि आज के क्लास में आपने 3 नंबर का क्वेश्चन कर लिया। ओके, सो दिस कर्व एक आपका स्ट्रेट लाइन वाला कर्व है विच इज दिस वन, एंड एक आपका एक्चुअल कर्व है जो आपके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स है विच इज एक्चुअली कर्व्ड। लोअर पार्ट में आपके पास बीटा डीके होता है, और हायर पार्ट में आपके पास अल्फा डीके की पॉसिबिलिटी है जब न्यूक्लियर हैवी हो जाते हैं। इवन इस कर्व के अपर साइड और लोअर साइड की भी आप बात कर सकते हो। जो अपर साइड होता है उसमें आपके पास पॉजिट्रॉन डीके होता है, जो लोअर साइड होता है उसमें आपके पास नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है या बीटा डीके होता है, वो इजिली निकाल सकते हो। इफ यू, मेरे ख्याल से मॉडर्न फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, पॉजिट्रॉन डीके और बीटा डीके दोनों में क्या डिफरेंस है। किसी में एक में न्यूट्रॉन का इंक्रीमेंट होता है या किसी में एक में प्रोटॉन का इंक्रीमेंट होता है ए सेम रहता है, बट एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में। तो इफ बीटा is coming out from the nucleus, that is minus charge is coming out, it means a positive charge has been generated, यानी न्यूट्रॉन has been converted into a proton। यानी जब नॉर्मल बीटा डीके होता है ना, तो क्या होता है, एक आपका जो आपका न्यूट्रॉन है दैट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। यानी न्यूक्लियस का बिफोर बीटा डीके, न्यूक्लियस का जो स्टेटस था उसमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन था, दैट एक्सेस न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। यानी एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन कहाँ है, ऊपर वाले केस में, ये वाले केस में। अच्छा, मैंने पॉजिट्रॉन यहाँ बोल दिया था। दिस वन इज एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, दिस वन इज एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स विद इन दैट पर्टिकुलर न्यूक्लियस। तो जहां पे एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन है वहां पे न्यूट्रॉन से प्रोटॉन की कन्वर्जन पॉसिबल है, मींस अ बीटा कैन कम आउट। और जिनमें एक्सेस ऑफ आपके प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन से ज्यादा है, तो in that case what can happen, a proton can convert into a neutron, that means proton will emit positive charge and it will become neutral, it means positron can come out।
तो आप ये दोनों प्लेस कर सकते हो कि इस एरिया में पॉजिट्रॉन, इस एरिया में बीटा होगा, इस एरिया में पॉजिट्रॉन डीके होगा। और नॉर्मली जो आपके लोअर पार्ट है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बीटा डीके, दैट वी विल डिस्कस इन द बीटा डीके टॉपिक कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है। तो दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू? Yes, sir. दिस इज क्लियर टू यू? एंड देखो इस ग्राफ में क्या था, ये जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, आपका एक्स एक्सिस पे z है और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, and these are nothing but the collection of neutron and proton, that is atoms, और we are concerned with the nucleus only। तो ये सारे न्यूक्लियस प्लॉटेड है। ये जो कर्व है दिस इज अ थ्योरेटिकल कर्व, दैट थ्योरेटिकल कर्व इज कंसर्न्ड विद n इक्वल टू z कर्व, जहाँ पे n और z इक्वल है। वी आर अज्यूमिंग कि n और z इक्वल होते हैं तो दैट इज अ स्टेबल न्यूक्लियर। तो उस कर्व को 20 तक तो वेरीफाई कर सकते हो, पर 20 से आगे आपका सिर्फ थ्योरेटिकली ही कर्व बनता है, एक्सपेरिमेंटली इट इज नॉट वेरीफाइड, इट इज नॉट पॉसिबल कि नेचर में ऐसा होता है। नेचर में क्या होता है, दिस कर्व स्टार्ट डिविएटिंग टुवर्ड्स अपसाइड, यानी जहाँ पे न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा है ना उधर की तरफ ये डिविएट होगा। देखो 100 ये मैंने 100 ही रीच किया है, लेकिन उस टाइम पे मैंने यहाँ पे 150 160 का राउंड रीच कर लिया। तो 100 प्रोटॉन के लिए वी आर पुटिंग 150 न्यूट्रॉन्स, 50% ज्यादा। So the question is why this variation, why this deviation is coming with respect to this particular curve? That is usual. That one thing is that if you have excess number of proton in the nucleus, they will have repulsive force. And to minimize that repulsive force, that is Coulomb force, repulsive force between positive charges, to minimize that, they have to put more number of neutron rather than proton. तो न्यूट्रॉन डालने से क्या बेनिफिट हो गया, आप एक्सेस तो फिल कर सकते हो, बट चार्ज जीरो है तो कोई एक्सेस आपके पास रिपल्सिव फोर्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तो न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल। दिस इज व्हाट द कर्व इज सेइंग। ओके, एंड one more thing you can say that from this curve we can see that at lower side mostly there is a beta decay kind of radioactivity is existing, and the higher means when you are moving to the heavy nuclei, in heavy nuclei you have alpha decay possibility also. And when you are talking about the excess of neutron, यहाँ पे क्या है, एक पर्टिकुलर z के लिए ऊपर वाले में excess of neutron है, नीचे वाले में excess of z है, यानी न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में z बहुत ज्यादा है। ऊपर वाले केस में क्या है, स्टेबल के ऊपर की बात कर रहा हूँ, स्टेबल के नीचे वाली। स्टेबल के ऊपर क्या है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन, नीचे क्या है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। जब एक्सेस ऑफ न्यूट्रॉन है तो अगर ये डीके हो रहा है तो इसमें क्या होगा, बीटा डीके, तो न्यूट्रॉन क्या बन जाएगा, प्रोटॉन। ये जो ऊपर वाले एटम है ना यहाँ के, ये सारे न्यूक्लियर दे आर ट्राइंग टू कम टू द ब्लू पार्ट, दीज न्यूक्लियर इज आल्सो ट्राइंग टू कम टू द ब्लू पार्ट। तो दोनों के दोनों इस बीच वाले पार्ट पे आना चाहते हैं टू मेक देम स्टेबल, तो दे विल एमिट समथिंग, मींस जिनके पास एक्सेस न्यूट्रॉन है दे विल एमिट बीटा, जिनके पास एक्सेस प्रोटॉन है दे विल एमिट पॉजिट्रॉन। तो इस पर्टिकुलर यानी इस ब्लू कर्व को अगर ड्रॉ करते हो, जो एक्चुअली एक कर्व की तरह बनेगा, सिर्फ ब्लू पार्ट। इफ आई एम एबल टू लेट मी जस्ट ऐड इट, ये पॉसिबिलिटी होती है ना लाइन ट्रेंड डालने की, बट एक लाइन ट्रेंड अगर मैं डालता हूँ सिर्फ इसके लिए, लेट मी जस्ट ऐड ट्रेंड लाइन। Okay, so this is the trend line, and if I want to put for the blue part only, add trend line, तो नहीं, curve is not good, ये हाथ से बनाओगे तभी ठीक दिखेगा, otherwise it is very bad. So this is a straight line, this is curve, ये blue part है। तो blue part के ऊपर वाले एरिया में आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ इस वाले एरिया में बीटा डीके, और ब्लू से नीचे वाले एरिया नहीं है, इस एरिया में लिख सकते हो या इस एरिया में लिख सकते हो, देयर इज अ पॉजिटिव डीके। और ये वाला पार्ट आपका स्टेबल वाला पार्ट है, ये आपके सारे न्यूक्लियर एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड यू कैन ऑलवेज से इन द मिड रेंज वी हैव मोर आइसोटोप्स कंपेयर टू द लाइटर एंड अ हेवी न्यूक्लियर। मिड रेंज न्यूक्लियर के आपके आइसोटोप ज्यादा होते हैं rather than your lower or lighter or a heavier nuclei. Clear? This curve is clear.
दिस इज योर एनजेड कर्व। आपका ये एक टॉपिक भी है आपके फर्स्ट यूनिट में, एनजेड कर्व। अब मैं इसका शेयरिंग बंद करूं, इसको ऑफ कर रहा हूं मैं। इफ इट इज ओके टू यू, कर दूं? यस सर, कर दीजिए। Okay. So now we come to the more detail, जो कि मैं बेसिक, ये तो हमारा एक जनरल आइडिया हो गया कि एक न्यूक्लियस। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, एटम्स 100 नहीं है, कितने हैं? 400 हैं। आइसोटोप्स हैं, they may be stable, they may not be stable, but they exist in nature. So we don't have 100. जब भी आपको कोई पूछेगा तो आप कितने बोलोगे? अराउंड 400, 450 भी बना सकते हो। 400 के आसपास हमारे पास एलिमेंट्स हैं। तो दूसरा बोलेगा ये तो हम पीरियोडिक टेबल में देखे ही नहीं, तो यू विल से गो बैक टू द मोस्टली पीरियोडिक टेबल, यू विल फाइंड दोज एटम्स। जो मेंडलीव वाला है, अच्छा मेंडलीव वाला है, ये मोस्टली वाला है, मेरे ख्याल से मेंडलीव वाला है, मेरे को ये दोनों में गड़बड़ हो रहा है। जो हमारा एक्चुअल पीरियोडिक टेबल जो हम देखते हैं 7 ग्रुप्स वाला, 7 पीरियड्स वाला, वो किसका है? मेंडलीव यस सर। या मोस्टली? मेंडलीव है ना, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। यस सर। That is based on, नहीं मोस्टली वाज एक्चुअली मोस्टली है। मुझे देखना एक बार, केमिस्ट्री पढ़ना, केमिस्ट्री आपकी 12th में हो गई होगी, 11th में। उसमें देखना जिस पे एक पीरियड, 2 पीरियोडिक टेबल थे, व्हाट आई रिमेंबर, वन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, वन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, एटॉमिक नंबर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो मेंडलीव न्यू पीरियोडिक टेबल। ओ मेंडलीव, न्यू पीरियोडिक टेबल मेंडलीव है ना। हाँ, तो ओल्ड वाला नहीं मोस्टली सर, मोस्टली कंप्लीट है। हाँ, फिर सर यहाँ लिखा, चलो यहाँ तो यार, डिफरेंसेस मेंडलीव और मॉडर्न में बताया हुआ है, तो मॉडर्न वाला तो मेंडलीव नहीं होगा ना फिर। तो चलो कोई भी, अब मेंडली वाला ही फॉलो कर लो। बस मुझे ये ध्यान है, बस 2 है, नाम भूल जाओ। सर एक एक यहाँ मास लिखा नंबर पे है, बेस्ड है, ठीक है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ऑर्डर्स एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक वेट, और मॉडर्न में एटॉमिक नंबर पे। तो हमें कौन सा फॉलो यस, करना तो यस यस, ओके, सो ही हैज करेक्टेड। जिसमें आपका मास नंबर, यानी एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर कह रहा है ना, वो वेट कह रहा है, वेट मींस मास नंबर की बात कर रहा है वो। है? तो तो हमें मेंडलीव में मेंडलीव मास नंबर करना के है। अकॉर्डिंग, यस हाँ, सर। वो न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हमें मास नंबर पे फोकस करना है। हम सब कुछ मास नंबर पे डिपेंड हो जाएगा, जेड से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जेड बीच बीच में आएगा, बट that is not going to be a big issue. Big issue जो हमारे पास important है, that is mass number. मास से उसका साइज डिफर कर जाता है। न्यूक्लियस का साइज डिफर करने से बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। यू गेट गुड स्पेस टू प्लेस द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो जैसे साइज इंक्रीज होगा, आप ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन अकोमोडेट कर सकते हो, बट देयर इज ऑलवेज अ लिमिट। एक लिमिट भी होती है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वो लिमिट डिसाइड होती है कि कितने आप डाल सकते हो एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस में। So let us start with the formal NZ curve. मैंने टॉपिक आपको खत्म करवा दिया, which is actually like a introductory to the nuclear physics. तो स्टार्ट करते हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट है कि people should understand कि भाई इतने न्यूक्लियस होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी इस तरीके से वेरी हो रही है, क्यों डिविएट हो रहे हैं, एंड वही सारा डिविएशन पढ़ते पढ़ते हमारा पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म हो जाएगा कि क्यों आया सारा रीजन। ये जो ग्राफ बन रहा है, ग्राफ के ही स्टडी से पूरा न्यूक्लियर फिजिक्स का जनरेशन हो रहा है। Okay, so the first topic that we will study is the size of the nucleus. तो obviously अभी size भी हमने discuss कर लिया, that is very small. That is very small. Roughly it is Fermi. ना बहुत छोटा है, इतनी छोटी चीज का तो स्टडी भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, है या नहीं? ना दिख रहा है, ना यस कुछ सर, समझ में आ रहा क्या है, ना ही कुछ हो फर्क रहा है, पड़ेगा हमारी जिंदगी में। बहुत फर्क पड़ता है। अब कहाँ कहाँ फर्क पड़ता है वो मैं बता रहा हूँ। पॉजिट्रॉन एमिशन आपने सुना अभी, और आप जब पी करते ना, क्या कहते हैं, कौन सा एक प्रोसेस होता है, एमआरआई के बाद होता है, कभी बॉडी को स्टडी करना होता है, तो हम उस टाइम पे यूज करते हैं उसको।
पॉजिट्रॉन एमिशन नहीं है, टोमोग्राफी। तो यू आर इंजेक्टेड विथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, and when you are injected with radioactive element in your blood sample, in your blood, they do the reaction, they emit the particles. वो आपको harmful नहीं होता है, बस ये कि ऐसा नहीं कि आपके पास अंदर कुछ ऐसा डाल दिया कि बस काम खत्म, जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसका सत्य सत्य हो जाएगा। तो वैसा कुछ नहीं है। इट इज वेरी नॉमिनल, और वो आप एक्सेप्ट कर सकते हो, एंड इट जस्ट डिके आउट when it is being poured in your body, and then it decay at different places. वो different point पे पहुंच गया, वो decay कर रहा है। अब decay होने से पहले वो टिश्यू से क्रॉस करेगा, और टिश्यू में अगर कोई डिफॉर्मेशन या कुछ भी है, it will give you the picture. तो जैसे MRI होता है, कंट्रास्ट सिटी स्कैन में होता है, कंट्रास्ट Yes. सिटी स्कैन में। हाँ, तो ये सारी जो आप बॉडी की इमेजेस पढ़ते हो ना, इसमें एक PET भी आता है, पॉजिट्रॉन एमिशन काइंड ऑफ थिंग, and that is possible. It is one of the example. You also know the fission reaction. Fission से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, उसका परसेंटेज कम है, इंडिया में इट इज 5% ओनली, बट बाकी वर्ल्ड में इट इज गुड अमाउंट, 40-30% के आसपास का है। इंडिया में 5% ही है, बहुत कम है। उसके बाद आपके पास सन की एनर्जी, विच इज ड्यू टू दिस। चीज ये छोटी सी है, बट कहाँ कहाँ इसका कंट्रीब्यूशन है वो आपको क्लियर होता जाएगा। ब्लैक होल, it is a soup of, no one has predicted, but maybe the soup of quark. उसमें quark stable है, atom भी नहीं है वहां पे, सिर्फ quark है। You know white dwarf? Yes sir. White dwarf में, white dwarf Yes, तो sir. चलो एटॉमिक हो गया, white dwarf से छोटा होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन स्टार। Neutron stars. Yes sir. That is also a big neutron, जिसका साइज several किलोमीटर का होता है। Super But that fluid is a- neutrons होते हैं। Yes, but that is a neutron. You can imagine, मतलब ये imagination सोचो, neutron which is a size of several kilometers, 100 of किलोमीटर का Yes, साइज का एक बड़ा सा न्यूट्रॉन, पूरा का पूरा न्यूट्रॉन ही है वो, कुछ भी नहीं उसमें एक्स्ट्रा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है सर ही नहीं, होता है दे आर extra। प्रेस्ड। हाँ, नहीं सर, होता है, एक्स्ट्रा होता है। उसके आउटर पार्ट्स में, मतलब उसका जो मेन कोर होता है वो न्यूट्रॉन का होता है, सुपर फ्लूइड न्यूट्रॉन। फिर बाहर जाते जाते डेंसिटी कम हो जाती है, तो हमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और एटमॉस्फेयर में उसके हाइड्रोजन भी दिखता है। तो मैंने मे कुछ बी अभी किया दैट था। इज पॉसिबिलिटी, यस हाँ, पर दैट इज लेकिन है बहुत पॉसिबिलिटी। बहुत बड़ा न्यूट्रॉन ही है इसलिए। हाँ, तो वो न्यूट्रॉन इज कंप्लीटली अ न्यूट्रॉन, एंड दैट इज अ बिग न्यूट्रॉन। किसी एटम का वो पार्ट नहीं है, किसी न्यूक्लियस का पार्ट नहीं, दैट इज अ बिग न्यूट्रॉन। So everywhere these things are there and their result is there, but वो result आ कैसे रहे हैं, that is important, we have to study। भाई बिना उस रिजल्ट को आप इंटरप्रेट करते हो कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये ऐसे बिहेव करेगा, वो ऐसे करेगा, बट स्टिल वी नीड टू नो कि उसके अंदर बेसिक हो क्या रहा है, दैट इज व्हाई वी हैव टू स्टडी। वो तो मैंने बोल दिया कि भाई स्टडी करने की जरूरत क्या है, इतना छोटा साइज है तो। इवन प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट यस, -34, इट इज रफली 0, स्टिल वी फाइंड द प्लैंक कांस्टेंट। क्या उसकी रिक्वायरमेंट है? It is very small, 0, but still we have to need to find the Planck constant. That is one of the basic constant in the nature. यस। तो ऐसा नहीं है नंबर छोटा हो या बड़ा, उसका इफेक्ट इज इम्पोर्टेंट। उसका इफेक्ट अगर बहुत अच्छा है या बहुत ड्रास्टिक है, डोमिनेटिंग है, देन वी नीड टू स्टडी, चाहे उसका साइज कुछ भी हो। ठीक है, सो हाउ वी मेजर द साइज ऑफ न्यूक्लियस। नाउ वी कम टू द थिंग कि भाई हम साइज तो समझ गए कि रफली इसके आसपास का साइज है, बट हाउ वी मेजर, that is one of the reaction which Rutherford has done. Rutherford ने actually atomic structure के लिए वो reaction किया था। That is a kind of nuclear reaction. He has bombarded alpha particle on a very thin gold foil sheet, and he got certain picture. And he found कि most of the part is empty. He said most of the part is empty, and you have few dots. And that dot percentage is hardly 0.0001%, something like this. Fraction of percentage. यानी पूरे गोल्ड फॉइल में अगर मैं डॉट्स के एरिया निकालूं तो दैट इज हार्डली इट इज अ एरिया, मींस द साइज इज वेरी स्मॉल एंड दोस डॉट्स आर एक्चुअली द न्यूक्लियस। तो साइज बहुत कम होता है उसका,
मतलब माइनस आप पूरे गोल्ड फाइल के रिस्पेक्ट में मिली मतलब 10⁻³ -4 -6 के राउंड चले जाते हो, स्टिल यू डोंट फाइंड कि वो पूरा डॉट कवर कर सके। तो दैट इज, ही सेड इट इज मोस्टली एम्प्टी, पूरा का पूरा खाली है, तो कुछ है ही नहीं। एक आधा मुझे, मतलब मैंने 100 न्यू अपने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड किए, उसमें से 100 भी नहीं, आपने 1000 किए, उसमें से एक वापस आया, एंड दैट वाज हिटिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो 1000 में से एक वापस आ रहा है, तो यानी साइज तो है ही नहीं कुछ। बट स्टिल we need more reactions, we may need more interactions to study the size. So that is not so simple. So what is the first unit you have? You have to discuss what are the different methods by which we find the size of the nucleus. ठीक है, तो हम दो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं नॉर्मली। वन विच इज बेस्ड ऑन कूलम इंटरेक्शन, यानी न्यूक्लियस आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप ऐसा करो कि कूलम इंटरेक्शन करो, शायद साइज का पता चल जाए। तो वन थिंग विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन कूलम इंटरेक्शन, यानी जहां पे चार्जेस के इंटरेक्शन से आपको साइज का पता चलेगा। एंड अदर सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, उसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है, तो हमें सिर्फ प्रोटॉन का साइज थोड़ी ना पता करना है कि प्रोटॉन कितने स्प्रेड है उस न्यूक्लियस में, या कैसे उनकी स्प्रेडिंग है। हमें तो ये भी पता है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन की स्प्रेडिंग आप कैसे निकालोगे? तो यानी यू हैव टू डू एक्सपेरिमेंट which is irrespective of प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी दोनों से एक जैसा इंटरेक्ट करे। अगर आप कोई ऐसी चीज थ्रो कर रहे हो, जैसे अल्फा पार्टिकल आपने थ्रो किया, तो अल्फा पार्टिकल तो प्रोटॉन से इंटरेक्ट कर रहा है, और प्रोटॉन का स्प्रेड की आइडिया दे रहा है कि प्रोटॉन कैसे स्प्रेड है पूरे न्यूक्लियस में, है ना। अल्फा पार्टिकल, अगर आप सिर्फ कूलम इंटरेक्शन की बात कर रहे हो, तो अल्फा पार्टिकल का जो इंटरेक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन कूलम इंटरेक्शन। वहां पे क्या होता है, व्हाई अल्फा पार्टिकल डेविएट फ्रॉम इट्स पाथ, बिकॉज देयर इज अ चार्ज इन द न्यूक्लियस, and charge is coming from the proton, and proton how they are spread, you will get the idea कि भी ऐसे spread है, इसलिए आपका deviation ऐसे आ रहा है। but अगर मुझे how the neutron are spread in the nucleus, then I need a new particles, I need those particles which can interact through strong interaction। a strong interaction के लिए neutron and proton are identical, वो differentiate नहीं कर पाता है। strong interaction में neutron and proton behaving in a similar way, there is no difference। ठीक है, this is clear या ये नहीं clear हुआ? Is Yes, this sir. clear? So based on Coulomb interaction and based on strong, so there are certain experiment that we will discuss, and there are also certain experiment that we will discuss not thoroughly। कुछ एक एक्सपेरिमेंट को हम thoroughly डिस्कस करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, और कुछ एक्सपेरिमेंट को हम सुपरफिशियली डिस्कस कर लेंगे, दैट इज यू आर गेटिंग आइडिया कि हाँ ऐसे होता है। So based on Coulomb interaction, you have electron scattering। What you do, you bombard electron on the nucleus and try to study its size। Second, we will discuss about the muonic X-ray, muonic X-ray। Then we have optical को हम डिस्कस नहीं करेंगे, but X-ray isotope shift, this is X-ray isotope shift। And then we have energy difference of mirror nuclei, this is EI।
So we have electron scattering. Electron are charged particle. They will interact with charge of the nucleus. Muonic X-ray is actually study of X-ray emitted by muonic atom. Normal atom भी आपने सुना है, but this is a muonic atom. We will discuss what is a muonic atom. Then we have isotopes shift, means we will for different isotope how the X-ray which is emitted have an energy difference. यानी for example carbon 14 से X-ray emit हो रहा है, कार्बन 13 से X-ray emit हो रहा है, कार्बन 12 से X-ray emit हो रहा है, कार्बन 15 से X-ray emit हो रहा है, and we will try to measure the difference between these X-rays. That value is small, but we will try to measure. And जो X-ray emit होता है कैसे होता है emit? Any idea? दोनों केसेस में X-ray कैसे emit होता है? X-ray emission कैसे होते हैं? सर जो हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स होते हैं उनको मतलब टुवर्ड्स अ टारगेट ऐसे वो करते हैं एक्सेलरेट, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करके तो वो फोटॉन कहते हैं रिलीज करता है जो एक्सरे में रिएक्ट करता है. Not so accurate. Anyone else? Anyone else? आपने सारी चीजें बता दी, मतलब बेसिक एक्सरे क्यों हो रहा है वो नहीं बताया. आपने हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट बता दिया, बट स्टिल द बेसिक कि एक्चुअली ये मेथड है जिसके कारण एक्सरे एमिट होता है. सर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन. Electron transition, very good. But why these electron transition happen? Because if you remove the inner electron, आप क्या करते हो एक्सरे में? जब आप बम्बार्ड करते हो किसी हैवी या हाई एनर्जी पार्टिकल से, तो आपने क्या किया? इनर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, and that gap is filled by the outermost electron or outer electrons, and that emit X-ray. तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ, मतलब हायर से जंप करके लोअर में आया, आपके ऑर्बिट का फॉर्मेशन हुआ, ये सारा प्रोसेस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ Z. ऑर्बिट किस साइज का होगा, कितना दूर होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी. जस्ट वेट. That is based on the Z value. उसको न्यूट्रॉन से कुछ लेना देना नहीं है. बोर एटॉमिक मॉडल, उसमें कहीं पे न्यूट्रॉन का नंबर नहीं आता है, हमेशा Z आता है, उसका चार्ज आता है. तो that is a based on Coulomb interaction. There is one more method, that is energy difference of mirror nuclei. We will discuss what are mirror nuclei, जिसमें N और Z A सेम होता है, but NZ में एक नंबर का इंक्रीज और डिक्रीज होता है. They are called mirror nuclei, and the difference between those energy of those mirror nuclei is based on Coulomb repulsion. So that we will discuss. ये तीन हमारे पास, ये दोनों तो सेम ही है, ये तीन एक्सपेरिमेंट है that we have to discuss, which is based on Coulomb interaction. Then you have which is based on strong interaction, यानी अब हमें प्रोटॉन से ही नहीं न्यूट्रॉन से भी डील करना है. So the first experiment is Rutherford. Rutherford scattering. Rutherford scattering अभी मैंने बोला था कि Coulomb interaction है, if you remember. I said this. ये अल्फा पार्टिकल आपके Z से इंटरेक्ट करता है. इतने जल्दी भूल जाते हो? ये मत बोलना कि अब रिकॉर्डिंग देखेंगे, हम रिकॉर्डिंग सुनेंगे. अभी मैंने बोला मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा. Yes or no? यस सर. तो भूल गए. अब मैं उसको लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में. पता नहीं क्यों लिख रहा हूँ, लेकिन लिखना पड़ेगा उसी में. अल्फा डीके, and we can also see the pionic decay या pionic X-ray study. जैसे म्यूनिक एक्सरे था ना, वैसे ही पायोनिक एक्सरे. ये आपको अभी क्लियर नहीं होगा, बाद में हो जाएगा. अल्फा डीके और रदरफोर्ड थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि व्हाई इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन.
Rutherford scattering is based on Coulomb interaction, but if you go on increasing the energy of alpha particle, it will go closer to the nucleus, and now it start feeling the strong interaction. So we have to pinpoint from which energy value of this kinetic energy value of the alpha particle, it will start feeling the Coulomb interaction. Start feeling the strong interaction rather than Coulomb interaction. So we have to pinpoint that particular point. If we are able to pinpoint, it means the alpha particle is actually touched the nucleus, and it start feeling the neutron also through the strong interaction. क्योंकि strong interaction का range बहुत कम होता है, hardly Fermi होता है, यानी 1 Fermi या 1.5 Fermi से ज्यादा आपका strong interaction interact नहीं करता है. उससे कम size में अगर आपको हो दो आपके न्यूक्लियन, हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन को एक कॉमन नेम देते हैं न्यूक्लियन. तो इफ न्यूक्लियंस आर विद इन दैट पर्टिकुलर रेंज, दे फील ईच अदर, दे डू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. अगर न्यूक्लियन आपके 2 फर्मी से ज्यादा पे हैं डिस्टेंस पे, तो देर इज नो इंटरेक्शन, काइंड ऑफ देर इज नो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन. स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए आपको 1 फर्मी के आसपास का डिस्टेंस चाहिए. ठीक है. सो रदरफोर्ड स्कैटरिंग को हम इंक्रीज करेंगे एनर्जी को, वी विल ट्राई टू सी कि किस पॉइंट पे हमें ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का फीलिंग दे रहा है. सो दैट पॉइंट इज एक्चुअली वी आर एबल टू प्रेडिक्ट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस. अल्फा डीके, इफ यू रिमेंबर, अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स में अल्फा डीके पढ़ा हो, जो मैंने पूछा था गेमाओ थ्योरी पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो गेमाओ थ्योरी में आपके पास जो अल्फा पार्टिकल है, it has to come out from that particular nucleus. ये अल्फा पार्टिकल को उस न्यूक्लियस से बाहर आना होता है. Then only you able to study the energy of the alpha decay. कि अल्फा डीके जो आया है वो किस एनर्जी का है. तो अल्फा का फॉर्मेशन विद इन द न्यूक्लियस, दैट इज बेस्ड ऑन द potential energy of the nucleus, and it has to cross, that is also based on the potential energy of the nucleus. And the potential energy of the nucleus, or potential function of the nucleus, that is based on both the things. Means proton का भी अपना potential function होता है, neutron का भी अपना potential function होता है. तो alpha decay is based on strong interaction rather than your Coulomb interaction. तो अगर alpha decay की आप एनर्जी का स्टडी करते हो, तो आपको न्यूक्लियस के साइज का पता चलता है, जिसमें कि साइज में आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों के वेरिएशन का पता चलेगा. सेम सेंस में वी हैव पायोनिक. जैसे हमारा एक्सरे म्यूनिक एक्सरे था, वैसे हमारा पायोनिक है. म्यूनिक एक्चुअली म्यू, आपने पार्टिकल सुना है, म्यू, म्यून एंड पाई पार्टिकल्स. हैव यू हर्ड दीस पार्टिकल्स? सो म्यून पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं. पाई पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं. और म्यून्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं. ओके. सो वन बाय वन वी विल स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. सबसे पहले हम करेंगे इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग, which is very crude kind of experiment, which is one of the basic experiment that was done, that is high energy electron scattering. The first one is so what is being done, you just bombard, means there is a nucleus and you're bombarding with a very high energy electrons. So what will happen, this is a positive charge, Ze इसके अंदर है, तो these electron will try to bend and these electron will try to bend in this way. So there is some scattering is there. So it means their electron will deviate from its path. That is what is scattering. Scattering means you are deviating from your path. You got scattered, you got stuck with something and you just went in other direction. So high energy is roughly, the energy which we are dealing here is around 420 electron volt. This much of energy for the electron. This is the kinetic energy. So if this is the kinetic energy, अब T लिखेंगे maximum जगह kinetic energy के लिए. मेरे ख्याल से पहले भी आपने ये यूज किया होगा मॉडर्न फिजिक्स में, कि आप E नहीं लिखते होगे या K नहीं लिखते होगे, K की जगह आप T लिखते हो बहुत जगह एनर्जी के लिए, इफ यू रिमेम्बर.
अगर नहीं भी है तो काइनेटिक एनर्जी हम अब से टी लिखेंगे मैक्सिमम जगह पे, जहाँ पे के लिखना होगा लिखेंगे, बट मैक्सिमम पॉइंट पे वी विल राइट टी. टी इज एक्चुअली द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. तो इफ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी and why we need this much of high energy, okay, just a question, why we need this much of high energy for electron to study the size of nucleus? अगर मैं एनर्जी कम कर दूं तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा, या एनर्जी और ज्यादा कर दे तो कुछ फर्क पड़ेगा? यस सर. सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज काफी कम होता है तो इतना नजदीक पहुंच नहीं पाएगा न्यूक्लियस के. तो दैट इज द रीजन. तो बिल्कुल पहुंचना चाहेगा, वो तो सोचेगा भी अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मैं अंदर ही कूद जाऊं. ये तो नेगेटिव चार्ज है ना भाई. इलेक्ट्रॉन का काम ही क्या है? वो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. करंट ट्रैवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. करंट ट्रैवल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. जहाँ पॉजिटिव चार्ज दिखा वो कूद पड़ेगा वो. सर बाकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके चारों ओर उससे थोड़ा रिपल्सन होगा शायद. Okay, very good. So we need high energy. There is another more prominent reason for this to keep this high energy. Okay, if I ask you कि भाई वो एनर्जी कितनी होती है जो इलेक्ट्रॉन आपके ऑर्बिट में होते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है रफली? So 13 - 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यानी ये जो मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन उसको 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देता हूँ, स्टिल इट विल क्रॉस. 100, 200, 300, 400 रखने की क्या जरूरत है? 200 पे भी कुछ नहीं पता चलेगा. You need to keep 400, 300. I need one more answer कि भाई क्यों हम इतना ज्यादा एनर्जी रख रहे हैं. सिर्फ इतना नहीं कि वो जो आपके ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है उसको एनकाउंटर ना करे, बस उसको क्रॉस कर जाए, नहीं उसको पेनिट्रेट कर जाए. We don't need only this particular thing. We need one more thing which is important. We need to know this factor, de Broglie wavelength. That is very important. To do is scattering or diffraction, आपका जो वेव है उसका जो लैम्डा होगा वो आपके ऑब्स्टिकल से मैच करना चाहिए. एग्री और नॉट? एग्रीड और नॉट? ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ये तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, de Broglie वेवलेंथ. अच्छा, डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा मेरे ख्याल से मॉडर्न फिजिक्स में. ऐसा तो मत बोलना कि नहीं पढ़ा. यस सर. है ना? तो क्या होता है उसमें, हम जब क्रिस्टल का पैरामीटर निकालते हैं जिसको आप लैटिस पैरामीटर कहते हो, तो उसमें हमने इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ रखा है क्रिस्टल के पैरामीटर के साइज के अराउंड रखना है ना. वेवलेंथ जो मैटर वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का, यानी de Broglie wavelength, we have to keep that wavelength around the size of the crystal. क्रिस्टल का जो लैटिस पैरामीटर उसी के आसपास का साइज रखते हैं, तभी हमें डिफ्रैक्शन दिखेगा. और नॉट? यस यस सर. सर. एग्रीड और नॉट? ना तो हाँ बोलते हो ना तो ना यस सर. बोलते हो. सर यस हाँ सर. बोला तो बोलता. हाँ बोला था, लेकिन उसके बाद भी बोलो तो तभी पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ पता भी चल रहा है. तो न्यूक्लियस का साइज तो आपका क्या है, फर्मी में है ना. 1 फर्मी, 2 फर्मी, 3 फर्मी, इस अप्रोक्सीमेटली इस साइज का है. तो आपको लैम्डा भी तो इसी साइज का चाहिए. और लैम्डा का मुझे पता है फॉर्मूला h/p होता है. यानी मोमेंटम जितना ज्यादा होगा उतना छोटा लैम्डा होगा. और मुझे लैम्डा बहुत छोटा रखना है. तो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट p वैल्यू एंड यू ट्राई टू मेजर कि लैम्डा क्या आता है. So what is the value of p here if I keep this kind of kinetic energy? p की वैल्यू क्या होगी?
अगर मैंने लैम्डा ये रखना है मुझे फर्मी के आसपास, तो मुझे पी की वैल्यू क्या सेलेक्ट करनी पड़ेगी? सर 10 to the power -19। पी की वैल्यू तो आ जाएगा मेरा वो एच तो पहले ही -34 है। चलो और एक फॉर्मूला दे देता हूँ अगर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं? ये कौन सा फॉर्मूला है? रिलेटिविस्टिक एनर्जी बस। कब लगता है ये रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला? कब लगता है? जब आपके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आपके रेस्ट मास एनर्जी से ज्यादा होती है, उसके कंपैरेबल होती है। क्लियर? रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का क्या है? 0.5। ओके सॉरी, दिस इज मेगा इलेक्ट्रॉन, मैं ये भूल गया, मेगा इलेक्ट्रॉन। दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वेरी स्मॉल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है रफली। अगर m0c² से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका ये वैल्यू आता है। अगर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 उसके साथ आपने 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, फिर उसको 1.6 इंटू 10⁻90 से डिवाइड किया, फिर उसको आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया और मेगा में कन्वर्ट किया, तो इट इज रफली दिस मच वैल्यू। सो दिस वैल्यू इज वेरी लो compared to this one. So what we can say in this case, if electron is having this much of high energy, which is mega electron volt, E is roughly equal to Pc. That we can say because ये वैल्यू बहुत नंबर छोटा है, ये मैं 420 रख रहा हूँ मतलब रफली, और ये वैल्यू मेरा बहुत बड़ा है। ये यही नंबर, ये मेरा नंबर 420 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये नंबर 0.5 है। तो आई कैन नेग्लेक्ट दिस वन, यानी सारा का सारा पार्ट यहीं से आ रहा है। इट मीन्स मोमेंटम विल बी E/c, जो कि एक फोटोन के लिए फॉलो करते हैं। फोटोन में भी यही होता है, उसका रेस्ट मास 0 होता है। यहाँ पे रेस्ट मास 0 नहीं है बट बहुत छोटा है, तो रेस्ट मास एनर्जी इज वेरी स्मॉल, सो आई कैन पुट दिस फॉर्मूला। सो दिस इज H/E/c. Now this is the energy. This energy is this one. So to measure this value lambda in around Fermi, we need to have this kind of energy. आप चाहो तो चेक कर लो, अगर E की वैल्यू 100 भी है तब भी आपका लैम्डा फर्मी से बहुत बड़ा आएगा। It means when you throw these electron with 100 megaelectron volt energy, that is kinetic energy, the electron won't be able to see the nucleus. It will not scatter from the nucleus. So आपको वेवलेंथ और थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो वेवलेंथ छोटा करने के लिए इसको और इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस आसपास के साइज में यानी 400-300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन का जो डायमेंशन, जो उसका मैटर वेव है, दैट इज वेरी स्मॉल। इट इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द nucleus, and when it is comparable to the size of the nucleus, it will easily scatter from those nucleus. तो स्कैटरिंग की पॉसिबिलिटी होगी। अब इसका रिजल्ट क्या आता है when we do this one? What the result we will see means what the result actually we got, कुछ इस तरह का रिजल्ट आता है। This is your energy value, I think. A scattering angle that is around this is 30, this is 40, this is 50, this is 60 and this is 70. So they are scattering means जो आपके डायरेक्ट पाथ का जो बीम है, यानी ये पाथ है और ये कितने एंगल पे, ये दिस इज अ स्कैटरिंग एंगल। तो आपका जो डिविएशन हो रहा है कैसा हो रहा है। एंड हियर वी आर ट्राइंग टू मेजर दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज स्कैटर्ड इन दैट पर्टिकुलर एंगल। सो दैट इज समथिंग लाइक, उसको हम कई बार क्रॉस सेक्शन भी कह देते हैं या स्कैटरिंग इंटेंसिटी भी कह सकते हो। बहुत सारे टर्म है स्कैटरिंग इंटेंसिटी, यानी आप किसी एक एंगल पे बैठ गए,
अपना डिटेक्टर लेकर के और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप मेजर कर रहे हो। तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्लॉट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल। सो व्हाट यू विल सी दिस काइंड ऑफ पिक्चर। ये पिक्चर आपने पहले देखा है कभी इस तरह का? That is, this picture is roughly for oxygen-16, which is bombarded with 420 mega electron volt electrons. So ऐसा कुछ आता है कि जैसे पी के ड्रॉप हो रहा है, फिर एक डिप आया, फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, एंड सो ऑन। हैव यू सीन या किसी पिक्चर से रिलेट कर सकते हो इसको? सर डिफ्रैक्शन पैटर्न। वेरी गुड, यस। जो आपने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा ना, सिंगल स्लिट, या आपने एक आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय समथिंग आई नॉट, कुछ एक फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा बाय अल्फा कुछ फॉर्मूला होता है। तो आपका बीच वाला पीक बहुत हाई होता है, फिर इट जस्ट गो ऑन ड्रॉपिंग। सो दिस इज लाइक एट ऑप्टिकल स्कैटरिंग। जो हमने ऑप्टिकल, तो हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल स्कैटरिंग का ही फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे, विच इज नॉट अ वैलिड ट्रीटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, बट स्टिल वी विल ट्राई टू सी कि जो ऑप्टिकल फॉर्मूला हमने वहां पे डिड्यूस किया था, यानी लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से स्कैटर होता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, दैट वेयर, यानी वो जो स्लिट है, उस स्लिट का साइज मुझे पता चल जाता है जब कोई लाइट डिफ्रैक्ट हो रहा है, वो कितने एंगल पे कैसा मिनिमम मैक्सिमम बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला मेरे पास इजिली आई एबल टू कैलकुलेट, और ऑप्टिकल में चल जाता है, बट यहाँ पे नहीं चलेगा, बट एक रफ आइडिया वी कैन हैव दिस। दैट फॉर्मूला इज दिस वन, sin theta, this is scattering angle, that is 1.22 lambda d. D is actually the size of the obstacle. जो आपका ऑब्स्टिकल है उसका साइज d होता है। लैम्डा जो आप यूज कर रहे हो, यानी जो आपका यहाँ पे आप मैटर वेव यूज कर रहे हो, तो उसका लैम्डा यानी de Broglie वेवलेंथ की बात हो रही है, ये स्कैटरिंग एंगल। तो वी कैन फाइंड d वैल्यू विच इज अ रफ वैल्यू, विच इज नॉट एग्जैक्टली। सो आप क्या करोगे, d यहाँ पे आ गया, बाकी टर्म्स यहाँ पे आ गए। So if I put the things, means when I put 420 mega electron volt and I find the lambda, and we are getting dip around 45 or 42 something, exact number आपको book में मिल जाएगा, but this number is roughly around 43 or something. तो sin theta उसकी value ले लो, lambda की value डालो, this value for this particular curve, it will give you the d value as 2.6 for me. This is not the exact radius of the oxygen 16, but still it is comparable to that radius. हमने फॉर्मूला गलत यूज किया, हमने फॉर्मूला ऑप्टिकल वाला यूज किया, which is not exact treatment for this particular experiment, but still we are getting the roughly that kind of comparable radius. तो जो साइज है ना उसका 2.6 फर्मी आ रहा है, तो वो जो साइज आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि यस अराउंड 3 फर्मी के अराउंड इसका रेडियस है या डायमीटर है, कुछ आपके ऑब्स्टिकल का जो साइज है, आपके न्यूक्लियस का, जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है वो इतने साइज का है। तो दिस इज ऑप्टिकल फॉर्मूला, ऑब्वियसली दैट इज नॉट एग्जैक्टली वैलिड। सो व्हाट वी कैन डू द क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, वैसे तो मैंने नोट्स में लिख रखा है, बट यू डोंट नीड टू गो इन द डिटेल, बट यू कैन डू द थिंग दैट इज व्हाट द आइडिया इज। You have nucleus, you have density, which is charge density, and this is the electron, and it is scattering, and this interaction is going on at a distance d. So you can do a calculation, which is actually, there is a wave function of this given electron, which is a free particle in a box. तो वो wave function use करके, और जो interaction potential है दोनों के बीच में v dash कुछ लिख लो, जो distance r पे interact कर रहा है, and you can calculate this formula, and you can do the normalization also. थोड़ा सा फास्ट हम चले गए, बट दिस इज व्हाट यू कैन डू, एंड यू कैन फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग इज हाउ मच एट अ पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, तो एक एंगल पे जब आपको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो उस एंगल पे इलेक्ट्रॉन इसलिए आया बिकॉज देयर इज सम नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी
to get that particular electron to have that interaction with that particular angle. तो हम ये डेरिवेशन कर सकते हैं. तो ये डेरिवेशन हम डिटेल में करेंगे नहीं, इसलिए घबराना नहीं कि ये डेरिवेशन हमें करना है. फिर हमें पोटेंशियल भी लिखना पड़ेगा, साई भी लिखना पड़ेगा. साई तो हमारा सिंपल है, अगर आपको ये अगर याद होगा तो आपका जो वेव फंक्शन है एक फ्री पार्टिकल का क्या होता है, फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन याद है? नहीं याद है? डोंट रिमेम्बर? प्लेन वेव्स आयोटा क्या e to the power iota kx. kx पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, k की वैल्यू आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकती है, नहीं बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, बट e to the power of iota k is the free particle wave function. And if there is an interaction, then interaction you have to write. Interaction is not so easy. जो आपका पोटेंशियल होता है न्यूक्लियस का, that is not so simple kind of potential. वो पोटेंशियल वे में लिखना होता है, फिर उसका डेरिवेशन करना होता है, बट वो डेरिवेशन करके you can get certain result कि yes इस एंगल पे इतनी प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल के फाइंड करने की, इस एंगल पे इतनी, इस एंगल पे, you can have a picture. But what you can do, because the result is already there, जो स्कैटरिंग हुई है ना, जो ये रिजल्ट आ रहा है ना यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज सम काइंड ऑफ यू कैन से लेट अस से p लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी. तो ये हमारा नोन है, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने डिटेक्टर्स अटैच किए थे, तो डिफरेंट एंगल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए आई नो. ये रिजल्ट है, दिस इज द इफेक्ट. उसका कॉज क्या था, वी कैन प्रिडिक्ट. जो इफेक्ट आपको दिख गया ना कि किसी एंगल पे इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, it means when you do the reverse calculation you can find this. What is this one? पोटेंशियल का बिहेवियर कैसा था, वो पोटेंशियल था क्या, किस तरीके से बिहेव कर रहा था, that you can find. तो अगर आपके पास रिजल्ट है तो यू कैन प्रिडिक्ट कि पोटेंशियल कैसा था. इट मींस पोटेंशियल कैसा था, दैट वाज दिस पोटेंशियल इज बेस्ड ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जो ZE था ना उसके अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, यानी देयर वाज रो, यानी उसके अंदर रो कैसा था, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द न्यूक्लियस आई कैन प्रेडिक्ट once I done this experiment. Are you agree? Yes sir. If you are getting the result कि भी रिजल्ट ऐसा है, तो यू कैन प्रिडिक्ट कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, क्योंकि वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आपका पोटेंशियल जनरेट कर रहा था जिस पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन फील कर रहा था. क्लियर? इज इट क्लियर? Yes sir. ओके. सो व्हाट दे हैव डन, डिफरेंट एटम्स के लिए पीपल हैव डन दिस इंटरेक्शन एंड दे हैव डन द थ्योरेटिकल कैलकुलेशन कि चार्ज डेंसिटी का जो वेरिएशन है वो कैसा है विद इन द न्यूक्लियस. और चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन मतलब क्या है, प्रोटॉन का वेरिएशन. जब भी हम न्यूक्लियस की चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इट मींस हाउ प्रोटॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोटॉन ही तो चार्ज दे रहे हैं ना. तो जब भी हम चार्ज डेंसिटी कहीं मेंशन करेंगे न्यूक्लियस के केस के लिए, तो प्रोटॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं, या प्रोटॉन कैसे बिहेव कर रहे हैं विद इन द न्यूक्लियस. और जब हम मैटर डेंसिटी की बात करते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कैसे बिहेव कर रहे हैं विद इन द न्यूक्लियस. क्लियर? तो वी विल ड्रॉ चार्ज डेंसिटी फॉर सर्टेन एलिमेंट्स एंड वी विल ट्राई टू सी कि उसका आउटकम आया क्या. तो इस डेरिवेशन को जब रिवर्स में करते हैं तो वी गेट द चार्ज डेंसिटी, बिकॉज दैट चार्ज डेंसिटी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल. आपका पोटेंशियल कैसा है उसके चार्ज, जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा समझो कि स्फीयर है, उस स्फीयर में आपने पॉजिटिव चार्ज डाला हुआ है किसी पर्टिकुलर डेंसिटी फंक्शन से, किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट से, सो इट हैज अ पर्टिकुलर डेंसिटी and you are throwing electrons and that electron is behaving according to that particular distribution of charge. This is what is happening. That is the simple understanding you can do with this particular experiment. So this is the picture they have got. I just draw the picture. This is your 0.5. This is something like a rho r and they have multiplied with z. Z is actually atomic number.
1 है, 2 है, 3 है, कितने उससे मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज योर रो इज द वेरिएशन एंड दिस इज 1. तो डेंसिटी ये roughly 0.05 and this is 0.1, and you have 1, 2, 3, 4, 5. These are distance in Fermi. ठीक है, तो ये Fermi में आपका रेडियस है जो वेरी हो रहा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and so on. 10 तक तो जाते भी नहीं है. So the first one which I will draw for the oxygen. So oxygen is having something like this one. Okay. If I draw for carbon also, I get similar picture. If I draw for nickel, this is the picture. If I draw for Pb also, it is something not exact, but it is something like this one. So what you are able to understand with this picture means if I draw in a very normal way, normal fashion, like standard fashion, it is something like this. सारे इसी को फॉलो कर रहे हैं. देखो ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस बस साइज डिफरेंट हो रहा है, बट what is following, what they are following, they are constant up to certain distance and then they are dropping out, and dropping is very fast. They are constant up to a certain distance, यानी डेंसिटी आपके सेंटर पे जो है, यानी दिस इज. और एक और चीज है, आपने कार्बन, ऑक्सीजन, निकल एंड पीबी यानी ब्रॉडर रेंज में आपने वेरिएशन देख लिया, यानी लाइटर न्यूक्लियाई, मिड रेंज न्यूक्लियाई और हेवी न्यूक्लियाई. In all the three cases, this value is roughly same. Density vary नहीं कर रहा है. चार्ज डेंसिटी जो कार्बन का है वही निकल का है, वही आपका लेड का भी है, वही आपका ऑक्सीजन का भी. आर यू एग्री? ये आउटकम Yes, आता है. sir. आउटकम आने के बाद आप डिस्कस कर रहे हो. आउटकम आपने नहीं बनाया, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बट दिस इज द आउटकम. तो आउटकम सेज कि चाहे एटम कोई भी आप न्यूक्लियाई ले लो, सबका जो डेंसिटी है ना, proton के variation means proton how it spread within the nucleus, that is similar, that is not changing. यानी proton अगर बढ़ भी जाता है, density is not changing. This is what is unique. Okay, तो इसको थोड़ा सा और हम डिस्कस करेंगे. इसमें भी और भी पार्ट रह गया है. हमारा टाइम भी 3 o'clock हो गया है. आज थोड़ा सा हम स्लो गए. नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा और पेस फास्ट होगा, बट वी विल डिस्कस फ्रॉम दिस पार्ट ओनली. जो डेंसिटी का वेरिएशन है ना, तो वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. मेरे ख्याल से 15 हो गया है, तो 3 o'clock हो गया है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. सो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं. लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. So next class is on Saturday.